इंटरनेशनल रिलेशन पर ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने बात किया रियलिज्म के ऊपर और नियो रियलिज्म के ऊपर हमने बात किया। यह हमारा तीसरा क्लास है। इसको भी हम ये जो क्लास है इसको हम 3 भागों में बाँटेंगे। ये जो लिबरलिज्म का विचार है इसको हम 3 भागों में बाँट के पढ़ेंगे। पहला लिबरलिज्म जिसको आइडियलिज्म भी हम कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे नियो लिबरलिज्म और उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा फंक्शनलिस्ट अप्रोच और नियो फंक्शनलिस्ट अप्रोच प्रकार्यवाद और ये हो जाएगा नव प्रकार्यवाद। तो इन तीनों को हमें पढ़ना है इस लिबरलिज्म के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि कॉमन क्या है, आखिर ये देखने में कैसा लगता है और ये विश्व को किस रूप में देखता है। इनका जो अप्रोच है विश्व को देखने का वो किस प्रकार से है और जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वर्ल्ड के अंतर्गत जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पीस में कैसे चेंज करता है, ये सब बातें हमें करनी है। तो इनका इनमें जो कॉमन है वो एक साथ देख लेंगे। उसके बाद में उदारवाद या आदर्शवाद में अलग क्या है वो हम देख लेंगे, टेक्निकल क्या अंतर है, जो नियो लिबरलिज्म है उसमें क्या डिफरेंस है वो हम देख लेंगे और फंक्शनलिज्म और जो नियो फंक्शनलिज्म अप्रोच है वो किस प्रकार से अलग है वो देख लेंगे। तो अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा देख लेंगे और एक बार इनको साथ में देख लेंगे, तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिबरलिज्म की विशेषताएँ देख लेते हैं, जो उदारवाद की अवधारणा है उसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएँ कौन-सी है? तो इसके अंतर्गत मानव स्वभाव की हम बात करें, तो ह्यूमन नेचर इसमें काफ़ी अच्छा बताया गया है, गुड ह्यूमन नेचर की यहाँ पर बात की जा रही है और हमने रियलिज़्म के अंतर्गत पढ़ा कि मानव नेचर पावर को बढ़ाना चाहता है और वो करता है उसके लिए सुरक्षा अधिकतम करना चाहता है, पावर बढ़ाना चाहता है, उसके लिए ले नेशनल इंटरेस्ट ही सब कुछ होता है। ऐसी बात कही गई थी रियलिज़्म के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मानव स्वभाव से अच्छा होता है और जो ह्यूमन है वो रैशनल भी है और गुड भी है। रैशनल के साथ में गुड भी होता है और इसलिए राष्ट्रों के मध्य सहयोग संभव है। जो भी राष्ट्र है इस वर्ल्ड के अंदर के जितने भी राष्ट्र हैं जिसको हम स्टेट कहते हैं, उनके बीच में सहयोग स्थापित हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मानव स्वभाव से अच्छा होता है और जब मानव स्वभाव से अच्छा है तो राष्ट्रों के मध्य सहयोग हम स्थापित कर सकते हैं और सहयोग को स्थापित करने का एक और तरीका है अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कॉरपोरेशन को बढ़ाएँगे। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कॉरपोरेशन को बढ़ाएँगे, सहयोग को वो बढ़ाएँगे। किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोग को बढ़ा सकते हैं और एक पॉइंट और है आपके पास में इंटरनेशनल लॉज़ और ये क्या करेंगे रेगुलेशन करेंगे, रेगुलेट करेंगे इस वर्ल्ड सिस्टम को। तो कुछ देश एक जगह आएँगे, इस वर्ल्ड के अंदर के कुछ देश एक जगह आएँगे और वो अपने लिए कुछ नियम डिसाइड करेंगे। जैसे ये खूब सारे देश हो गए, ये देश है और ये किसी एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पर आएँगे और फिर कुछ अपने लिए नियम बनाएँगे। ये सामान्य नियम होंगे जो कि इन सभी देशों को फ़ॉलो करना होगा। इन सभी देशों को इन नियमों को फ़ॉलो करना होगा। इसी को तो हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। तो वे सामान्य नियम है जो सामान्यतः सभी देशों के साथ सभी देशों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और जब वो इस कानून के ऊपर साइन कर देते हैं तो वो फिर जो ट्रीटी है वो उनको माननी ही पड़ेगी, ट्रीटी उनको माननी ही पड़ेगी। तो उसके आधार पर हम इस वर्ल्ड को रेगुलेट कर सकते हैं। ऐसी बात लिबरलिज्म के अंतर्गत कही जा रही है, व्यवहार में भी आप देख सकते हो ऐसा ही तो होता है। ऐसा ही होता है, इंटरनेशनल जो लॉ है, उसके अनुसार ही काम हो रहा है। कई सारे देश हैं जिन्होंने उस पर साइन कर दिया है, तो वो फिर इसी के अनुसार काम करेगा। जैसे हमने बात किया जेनेवा टीटी की हमने बात किया था। बात तो नहीं किया लेकिन जो इश्यू हुआ था इंडिया के अंतर्गत और पाकिस्तान के बीच में, हमारा जो सैनिक है उनके देश में चला गया था, तो फिर वो क्या इंटरनेशनल लॉ वहाँ पर अप्लाई हो गया और उसी के अनुसार काम किया गया और हमारे सैनिक को वापस छोड़ा गया। तो यहाँ पर रेगुलेट किया जा रहा है इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। तो इंटरनेशनल लॉ के द्वारा रेगुलेट किया जाता है इस वर्ल्ड सिस्टम को, किया जाता है और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके द्वारा कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जाता है, सहयोग को बढ़ाया जाता है।
तो एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है और इसके अंतर्गत देश कई सारे देश शामिल हो जाते हैं। फिर वो मिल-जुल कर काम करते हैं और अपने लिए वो भी कुछ सामान्य नियम बना सकते हैं, कुछ नियम बना सकते हैं। जैसे यूएनओ की हम बात कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की हम बात करें, इससे पहले लीग ऑफ नेशन की हम बात कर सकते हैं। तो वो सभी राष्ट्र एक जगह मिलके काम करेंगे और कोई भी देश ठीक से काम नहीं करता है, तो वो उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगा देंगे। ओके, तो इस प्रकार से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, इंटरनेशनल लॉज़ होंगे, जो कि इस विश्व व्यवस्था को रेगुलेट करेंगे और राष्ट्रों के मध्य सहयोग स्थापित करेंगे, सहयोग स्थापित करेंगे। एग्ज़ाम्पल हम यूरोपीय यूनियन का भी ले सकते हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष का आप नाम ले सकते हो। तो यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत जो भी देश आएँगे, वो जो नियम लिखे गए हैं उनके जो बेसिक्स जो नियम लिखे गए हैं, उनको फ़ॉलो करना होगा। ओके, तो इस प्रकार से राष्ट्रों के मध्य लगातार कॉर्पोरेशन बढ़ता है और एक बात ये भी है कि जब कई सारे देश एक जगह आते हैं, उनके बीच में बातचीत हमेशा चलती रहती है, तो उनके बीच में युद्ध की संभावना कम हो जाती है। जब भी बातचीत होती रहेगी, जैसे आप अपना एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, यदि आप अपने दोस्तों से बातचीत करते रहते हो और किसी से अच्छी नहीं बनती, फिर भी उनसे बात कर रहे हो, तो वो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसलिए हमेशा ही डायलॉग किया करें हमेशा ही। सभी से बातें किया करें जिससे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। यही बात यहाँ पर लिबरलिज़्म के द्वारा कही जा रही है। एकदम बेसिक्स बात है जो आपके आस-पास हो रही है वही बातें यहाँ पर कही जा रही है। कुछ भी नया नहीं है बस इसी के द्वारा इस वर्ल्ड को सिस्टम को समझाने का प्रयास करें कि ये सब होता है। वाक़ई में ये सब होता है जैसा रियलिज़्म वाले कह रहे हैं वैसा नहीं होता है। जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हो रहा है ये बातें कह रहे हैं लिबरलिज़्म वाले। तो इन पर भी आप विश्वास कर सकते हो कि वाक़ई में ऐसा भी हो रहा है और जब हम रियलिज़्म पढ़ रहे थे तब भी हमें लग रहा था कि वाक़ई में वैसा भी हो रहा है। तो कैसा क्या होता है ये इनको देखते रहिए, ये अप्रोच है, ये कुछ अलग ढंग से इस विश्व को समझाने का प्रयास कर रहा है और जो रियलिज़्म है उसका अलग अप्रोच है। तो इसके बीच में डिफ़रेंस आपको देखने को मिलता है, दोनों एक-दूसरे के विपरीत है। क्वेश्चन आएगा, ये है रियलिज़्म, इसका रास्ता इधर जाता है तो लिबरलिज़्म का जो रास्ता है वो इधर जाता है। एकदम अपोज़िट है, इनका जो आइडिया है एकदम अपोज़िट है। क्यों अपोज़िट है? एक में मानव स्वभाव को अच्छा बताया जा रहा है, एक में मानव स्वभाव को पावर को बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। ये हो जाएगा। दूसरा है कि वो कहता है कि सहयोग तो संभव ही नहीं है, राष्ट्रों के मध्य सहयोग नहीं हो सकता, रियलिज़्म वाले कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि सहयोग संभव है, सहयोग स्थापित हो सकता है। और जहाँ पर रियलिज़्म कह रहे थे कि कुछ भी इंटरनेशनल लॉ नहीं होते, ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से कहा जा रहा है, ऐसी बात नहीं, इंटरनेशनल लॉ भी होते हैं और कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन भी होते हैं जिसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है और राष्ट्रों के मध्य सहयोग स्थापित किया जाता है। तो ये आपको डिफ़रेंस पता होना चाहिए कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो एकदम अपोज़िट आपको देखने को मिल रहा है। दोनों एक-दूसरे से विपरीत है। कुछ विचार और देख लेते हैं इसमें, कुछ विचार। तो ये सभी जो लिबरलिज़्म वाले हैं, वो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी को बहुत अच्छा मानते हैं और इनका ये मानना है कि जहाँ-जहाँ डेमोक्रेसी होगी, वहाँ-वहाँ वो राष्ट्र आपस में युद्ध नहीं करते हैं, ये इनका मानना है। एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके बाद में जो फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये एक जगह आ गए थे, उसका कारण यही है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी था। तो जहाँ पर डेमोक्रेसी होगा वहाँ पर युद्ध नहीं होगा, ऐसी इनकी सामान्य मान्यता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर युद्ध नहीं होता है? तो उसके पीछे आप कारण देखोगे तो एक कारण तो ये मिल जाता है कि वहाँ पर जनता का शासन होता है और कोई आपका लीडर है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, यदि वो ठीक से काम नहीं करता है, तो दूसरी सत्ता आ जाएगी, दूसरा अथॉरिटी यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा पॉलिटिकल पावर है। यहाँ पर अथॉरिटी दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर में आ जाएगा। इसलिए डेमोक्रेटिक जो कंट्री वहाँ पर युद्ध नहीं होते हैं। एक कारण ये भी है, यदि आप किसी राष्ट्र के साथ में युद्ध करते हो, किसी भी राष्ट्र के साथ में युद्ध करते हो तो आपकी सहमति चाहिए आपको। आपके देश में जो भी जनता है और आपके देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी बुद्धिजीवी है, सिविल सोसाइटी है और अन्य जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने, उन सब की सहमति से युद्ध हो सकता है। बिना सहमति के आप युद्ध नहीं कर सकते डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत। तो
कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और यदि वहाँ के लोगों ने एक डेमोक्रेसी को बनाया है, तो वो हिंसा तो नहीं चाहेंगे। वो हमेशा ही पीस की बात करेंगे और यहाँ पर भी पीस की बात की जाएगी और ऐसे बहुत लोग यहाँ पर एक देश के अंतर्गत मिल जाएँगे। जैसे भारत की हम बात करें, तो भारत के लोग भी यहाँ पर आपको एक बड़ी संख्या में मिल जाएँगे, जो कि पीस को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वार को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। वार को वो सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार के जो देश है डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर युद्ध नहीं होंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक जगह भी नहीं आ सकती। पॉसिबल नहीं है कि वो सभी के सभी युद्ध का समर्थन करें और सामान्यतः आम जनता भी इसका समर्थन नहीं करती है कि राष्ट्र हमारा जो भारत देश है या जहाँ भी अन्य देशों में डेमोक्रेसी है, वो युद्ध करे दूसरे देशों के साथ में। ओके, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में युद्ध नहीं होता है और जहाँ पर दूसरे देशों में डेमोक्रेसी नहीं होगी, उनके साथ में युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। एग्जांपल भारत का लीजिए, भारत के 2 पड़ोसी राष्ट्र हैं, नाम आप जानते ही हो, एक्स और वाई। यहाँ पर भारत जितनी डेमोक्रेसी कभी नहीं रही। भारत में जिस प्रकार की डेमोक्रेसी है, जिस प्रकार से भारत में स्वतंत्रता है, उतनी स्वतंत्रता यहाँ पर जो आपके पड़ोसी राष्ट्र है, जिनके साथ में आपका युद्ध हो चुका है 62, 65 और 71 और हमेशा ही चलता रहता है, बॉर्डर पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो सब। तो जिस प्रकार से भारत की डेमोक्रेसी है वहाँ उन देशों के अंतर्गत ऐसी डेमोक्रेसी कभी डेवलप ही नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक जो राष्ट्र है उनके बीच में युद्ध नहीं होता, लेकिन आपका पड़ोसी राष्ट्र में यदि सैनिक शासन है, आपके पड़ोसी राष्ट्र में यदि सैनिक शासन है, आपके पड़ोसी राष्ट्र में यदि कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ऐसी संभावनाएं बनेगी कि युद्ध हो सकता है। लेकिन यदि आपके पड़ोसी राष्ट्र में भी डेमोक्रेसी होती, कल्पना कीजिए डेमोक्रेसी होती और इस वाले में भी डेमोक्रेसी होती, तो कभी भी युद्ध नहीं होता। जो भी वार आज तक हुए हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और बॉर्डर इश्यूज़ रहे हैं, वो इस प्रकार के नहीं रहते, यदि डेमोक्रेसी रहती। तो डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, वो मिल-जुल कर रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको बातचीत के द्वारा कुछ ट्रीटीज़ कर लेते हैं, कुछ समझौते कर लेते हैं, एग्रीमेंट ये सब कर लेते हैं और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको पीस में चेंज कर देते हैं। ऐसा इसका मानना है। तो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के मध्य युद्ध नहीं होता है। अगला है यहाँ पर विश्व राज्य की संकल्पना, जो एक वर्ल्ड स्टेट की यहाँ पर बात की जा रही है। एक विश्व सरकार, विश्व विश्व राज्य की अवधारणा यहाँ पर आती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट या यहाँ पर आप वर्ल्ड स्टेट की आप बात कर सकते हो। तो ये कई सारे आपके स्टेट हो गए और स्टेट के ऊपर एक गवर्नमेंट बन जाएगी, एक सरकार या एक राज्य बन जाएगा, विश्व राज्य बन जाएगा, जिसका नियंत्रण होगा इन सभी देशों के ऊपर। ऐसी कल्पना इनके द्वारा की जाती है कि ये एक विश्व राज्य की अवधारणा ये लेके आते हैं, वर्ल्ड स्टेट की अवधारणा लेके आते हैं, जहाँ पर स्टेट के ऊपर कंट्रोल होगा एक विश्व सरकार का। ऐसी इनकी मान्यता है और ये कहते हैं कि यदि ऐसा हो जाए, तो पॉसिबल है इस वर्ल्ड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो समाप्त हो जाए और आसानी से देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, इस विश्व में जितने भी स्टेट हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करे और उनको हम अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप विश्व राज्य की अवधारणा में यदि एक एग्ज़ाम्पल नहीं, यदि ऐसा तो कोई एग्ज़ाम्पल ख़ास तो नहीं है, लेकिन लीग ऑफ नेशन की आप बात कर सकते हो पहले, उसके बाद में यूएनओ की बात करो। इनके द्वारा ऐसी संभावनाएँ जताई जा रही थी कि ये विश्व में जितने भी देश हैं उनको रेगुलेट कर लेंगे। ऐसी बातें उनके द्वारा कही जा रही थी, लेकिन वास्तव में ये सभी अमेरिका के हितों के लिए काम करते हैं। जैसा अमेरिका उनको कहता है, उसी के अनुसार इनके द्वारा काम किया जाता है, तो ये बस ठीक है, जैसा भी है, सब कुछ उन्हीं के द्वारा ये सब किया जा रहा है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी अप्रोच आप पढ़ते हो, थ्योरीज़ पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर के जो भी आप कुछ पढ़ते हो, वो सभी अमेरिकन्स के द्वारा दिया गया है, तो वो कभी भी अपने विपरीत जाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये बार-बार कह रहे हैं डेमोक्रेसी की, तो वो किसी भी दूसरी जो गवर्नमेंट का जो प्रकार है उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी दूसरी गवर्नमेंट का वो सपोर्ट नहीं करते हैं, केवल डेमोक्रेसी होनी चाहिए ऐसी बात वो करते हैं। बार-बार ऐसी बातें उनके द्वारा कही जाती है। तो ये एक विश्व राज्य की संकल्पना लेके चलते हैं कि यदि आपके पास में एक ऐसा राज्य होगा, आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला होगा, इससे पूरे विश्व के ऊपर कोई कंट्रोल करने वाली यदि कोई सरकार बन जाती है, विश्व सरकार बन जाती है या एक विश्व राज्य बन जाता है, तो हम आसानी से इस ये जो हमारा स्टेट है, स्टेट के जो भी काम किए जाते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं और राष्ट्रों के बीच में अच्छे से इसमें यहाँ पर समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
अगला पॉइंट है व्यक्ति एक अभिकर्ता के रूप में, इसमें जो मेन एक्टर है वो एक इंडिविजुअल होता है। जो इंडिविजुअल है उसको मेन एक्टर इसमें कहा जाता है, यानी एक्टर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर एक्टर यानी मुख्य मेन अभिकर्ता। यहाँ पर जो मुख्य रोल निभा रहा है, मेन रोल जो निभा रहा है वो एक व्यक्ति के द्वारा निभाया जाता है। ऐसी बात क्यों? लिबरलिज्म में आप बेसिक पढ़ते ही हो कि यहाँ पर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। आप जब पढ़ते हो पॉलिटिकल जो थ्योरी है, उसके अंतर्गत भी पढ़ते हो कि उदारवाद के अंतर्गत एक व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भी उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति को स्वभाव को अच्छा बताया जा रहा है, व्यक्ति को विवेकशील बताया जा रहा है। ऐसे में व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा उदारवाद के अंतर्गत। और यदि बात करें यथार्थवाद की, तो यथार्थवाद के अंतर्गत व्यक्ति नहीं, राज्य मेन एक्टर है। राज्य को मेन एक्टर वहाँ पर बनाया गया है यथार्थवाद के अंतर्गत। तो ये भी डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर लिबरलिज़्म के अंतर्गत एक व्यक्ति को मेन एक्टर बताया गया है, वहीं पर ये रियलिज़्म के अंतर्गत एक स्टेट को महत्वपूर्ण माना गया है। ये सब बातें हमने किया था लास्ट क्लास के अंतर्गत। इसके अलावा राज्य के साथ में जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, यहाँ पर राज्य लिख लीजिए। जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स है, उनको स्वीकार नहीं करता है। सॉरी, राज्य के साथ में जितने भी गैर सरकारी अभिकर्ता है, गैर राज्य अभिकर्ता है, ओके, जिसको हम लिख सकते हैं नॉन स्टेट एक्टर, ओके, एनएस से सरकारी हटा के यहाँ पर राज्य लिख दीजिए। तो राज्य के साथ में जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, गैर राज्य अभिकर्ता है, उनको स्वीकार यहाँ पर किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिए और इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। रियलिज़्म क्या कहता है? रियलिज़्म कहता है कि केवल एक स्टेट ही सबसे महत्वपूर्ण है, वो मेन एक्टर होता है और जो भी डिसीज़न लिए जाएँगे, उसी के द्वारा लिए जाएँगे, वो ऐसा कहता है। लेकिन लिबरलिज़्म ऐसा कहता है कि नहीं, जो डिसीज़न है वो केवल स्टेट के द्वारा नहीं लिए जाते हैं, डिसीज़न में भूमिका होती है कई सारे एमएनसीज़ की, जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी हम बात कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी की आप बात कर सकते हो, सिविल सोसाइटी हो सकता है इसमें। और कई सारी जो संस्थाएँ बनी है, जैसे मानवाधिकार से जुड़ी हुई कोई संस्था बनी है, या कोई मानवाधिकार से जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल बना है, ऐसे ऐसे कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा आप शामिल करोगे तो धार्मिक संगठनों को आप शामिल करते हैं, बहुत सारा इसमें धार्मिक संगठन है। तो इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक स्टेट के डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत। एक राज्य कैसा व्यवहार करता है, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हम बात करें मानवाधिकार से जुड़ी हुई कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की हमने बात किया, जो कि मानवाधिकारों के लिए काम करता है पूरे विश्व में। तो इसके द्वारा भी विश्व में पीस चाहता है, ये हमेशा पीस चाहता है और ह्यूमन राइट्स के लिए बात करता है। और जब भी सरकार कोई नीतियाँ बनाता है, तो इनसे भी पूछ लिया जाता है कि कैसे क्या करना है, इनको पूछ लिया जाता है। तो इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा धार्मिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है बड़े-बड़े, उनसे भी पूछ लिया जाता है कि कैसे काम करना है, तो इनका भी रोल होता है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी से पूछ लिया जाता है, और जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उन उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती है, वो पूरे विश्व में फैली रहती है। पूरे विश्व में फैली रहती है। तो एक बात तो ये है कि जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, ये भी सहयोग को बढ़ाती है, क्योंकि अमेरिका के लोग भारत में आ जाएँगे, भारत के लोग अमेरिका में चले जाएँगे। इससे इनके बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और कभी ऐसा हो कि इनके बीच में युद्ध होने की संभावना हो, तो यहाँ वाले अमेरिका वाले लोग यहाँ पर रहेंगे, हमारे वाले वहाँ पर रहेंगे। तो ये जो युद्ध है, युद्ध की जो संभावना है, उसी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारे लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको पता है कि अमेरिका कितना अच्छा है। अमेरिका वाले यहाँ भारत में रहेंगे, तो उनको भी पता रहेगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं। तो यदि कोई वार की बात करेगा, तो उसके विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन वो क्रिएट कर सकते हैं, और इनकी अच्छा रोल भी होता है, अच्छी उनकी बार्गेनिंग होती है, उनका अच्छा एक ग्रुप बन जाता है। तो उसकी सहायता से वो आसानी से सरकार के जो नियम है, उसको चेंज कर सकते हैं और सरकार के विरोध में एक अच्छा माहौल बना सकते हैं कि ये सरकार है, युद्ध को आगे बढ़ा रही है। तो ये सब जितने भी संगठन पढ़ रहे हैं, सिविल सोसाइटी, मानवाधिकार, धार्मिक संगठन है, एमएनसीज़ जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ या बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस विश्व को आप इस विश्व को जैसे देख रहे हो, वैसा दिखाने में
इनका भी रोल होता है, केवल एक स्टेट ही सब कुछ नहीं करता है और जो डिसीज़न है, जो एक स्टेट के द्वारा जो डिसीज़न लिए जाते हैं, वो केवल स्टेट के द्वारा नहीं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिसमें हम धार्मिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, सिविल सोसाइटी है, एमएनसीज़ है, इसके अलावा डायस्पोरा के कुछ ग्रुप है, प्रवासी जो लोग होते हैं उनके भी कुछ ग्रुप बने होते हैं, हमारे डायस्पोरा है पूरे विश्व में फैले हैं, तो वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं डिसीज़न लेने में। ऐसे में नॉन स्टेट एक्टर्स की बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसको स्वीकार करते हैं लिबरलिज़्म वाले। तो नॉन स्टेट एक्टर्स हो गया। अगला है प्रत्येक राज्य पावर नहीं, शांति चाहता है। ऐसा कौन चाहेगा? पावर का क्या करेगा वो? जब आपको पीस मिल जाएगा। पावर की बात तो वो ही करेंगे जिनको पीस नहीं चाहिए। हमारे गाँव में भी कई लोग होते हैं ऐसे। ऐसे गो गाँव में भी मिल जाते हैं, शहरों में मिल जाते हैं जो घूमते रहते हैं, अपनी पावर को दिखाते रहते हैं, मसल्स पावर को इन सबको दिखाते रहते हैं, लेकिन उनके पास पीस नहीं है। वो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन जो भी है करते रहते हैं, पावर दिखा रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो है, सामान्य सा इंसान है, वो हमेशा पीस को चाहेगा। कोई भी नहीं चाहता है कि पावर पावर तो अलग इश्यू हो जाएगा। यदि हमें पीस मिल जाए, शांति से यदि हम रह रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए पावर। तो प्रत्येक व्यक्ति पावर नहीं चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है, पावर को बढ़ाना नहीं चाहता है, युद्ध नहीं चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम आराम से रह सकें और जो भी आप काम करते हो, अपना बिज़नेस करते हो या और भी आपका कोई भी रोज़गार हो सकता है, वो किस लिए करते हो? पीस के लिए तो करते हो और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम भी ऐसा चलता है। एक व्यक्ति पीस को चाहता है और स्टेट भी पीस को चाहता है। वो नहीं चाहता कि हमेशा ही पावर को बढ़ाएँ, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएँ क्योंकि जब तक पीस नहीं रहेगा आपके देश के अंतर्गत, तब तक आपका देश विकास नहीं कर सकता। हमारा जो बॉर्डर इश्यू है, सभी देशों के साथ में बॉर्डर इश्यू है, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हमारा एक बड़ा एक्सपेंडिचर हमारा जीडीपी का वहाँ पर खर्च हो जाता है और हमारी काफ़ी सेनाएँ वहाँ पर लगी है, काफ़ी नुकसान हमें उससे होता है। तो यदि वहाँ पर भी पीसफुल एनवायरनमेंट रहे तो हमारा जो डेवलपमेंट है, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रत्येक जो राज्य है, प्रत्येक व्यक्ति है, वो भी हमेशा पावर नहीं चाहता, पीस चाहता है। ऐसा ही भारत चाहता है और भारत का चाहने का कारण क्या है? भारत पीस क्यों चाहेगा? क्योंकि जहाँ पर पीस होगी वहाँ पर ही हम उस स्टेट का विकास कर सकते हैं, विकास हम कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर विश्वास किया जाता है। ये लिबरलिज़्म की सामान्य विशेषताएँ चल रही है और अगली विशेषता इसमें सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर विश्वास किया जाता है इसमें। कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो थ्योरी है, वो विश्वास किया जाता है कि एक के विरुद्ध सभी हो जाएँगे। यदि आप पर कोई आक्रमण करता है, हम सबसे पहले एक ग्रुप बना लेंगे, जैसे लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत एक ग्रुप बन गया। लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत मान लेते हैं 50 कंट्री शामिल होगी और फिर कोई युद्ध करता है इसमें से किसी एक देश के साथ में यदि युद्ध करता है, तो ये 50 के 50 राष्ट्र उस पर आक्रमण करेंगे। और एग्ज़ाम्पल लीजिए आप 1990 का 90-91 का जब खाड़ी वार हुआ था, खाड़ी गल्फ जो वार हुआ था उसके अंतर्गत सद्दाम हुसैन जब कुवैत पर तेल के लिए या किसी अन्य कारण से जब आक्रमण करते हैं वहाँ पर, तो यूएनओ ने कहा था कि आप यहाँ से हट जाइए। नहीं तो हम आपको हटा देंगे और यूएनओ के अंतर्गत अमेरिका के लीडरशिप के अंतर्गत कई सारे देशों की सेनाएँ आती है और फिर सद्दाम हुसैन को कुवैत से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके पीछे रीज़न है वो हम बाद में पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन अब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक बार अच्छी-अच्छी सी बातें करते हैं यहाँ पर कि अमेरिका ने यहाँ पर ऐसा-ऐसा किया, ओके। तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर काम करता है, जैसे हमने बात किया, इराक को जब कुवैत से हटाया गया था 90-91 के अंतर्गत, तो इसी सिद्धांत के अनुसार काम किया गया था। यूएनओ इसी सिद्धांत के आधार पर काम करता है और लीग ऑफ नेशन भी इसी आधार पर काम करता है। यदि आप इस ग्रुप में किसी पर आक्रमण करोगे, तो ये सभी मिलकर आपको समाप्त कर देंगे। लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत भी ऐसी बातें कही गई, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत भी ऐसी बातें कही गई और यही लिबरलिज़्म कहता है कि इस पर विश्वास करना चाहिए, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर विश्वास करना चाहिए, ना कि बैलेंस ऑफ पावर के आधार पर। शक्ति संतुलन नहीं, सामूहिक सुरक्षा के आधार पर काम करना है हमें, सामूहिक सुरक्षा के आधार पर हमें काम करना है। तो ये हो गया अपना अगला पॉइंट, समझ में आ रहा होगा अच्छे से? काफ़ी आसान बातें हैं ये तो। इनमें डिफरेंस पता चला बैलेंस ऑफ पावर के अंतर्गत। बैलेंस ऑफ पावर में वार की संभावना बढ़ती रहती है। बैलेंस ऑफ पावर में एक शक्ति संतुलन के लिए वो हमेशा ही प्रयास करते रहते हैं। एक पावर बढ़ा रहा है तो दूसरा पावर बढ़ाएगा, दूसरा बढ़ा रहा है तो वो लगातार
उनके सामने जो देश है वो भी लगातार पावर बढ़ाएगा। ऐसे में पावर बढ़ती रहती है, लेकिन जो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है इसके अंतर्गत सभी देशों के साथ पास में यदि थोड़ा-थोड़ा पावर रहेगा, इसमें मान लेते हैं इस सिद्धांत में 100 राष्ट्र एक जगह हो गए, 100 राष्ट्र एक जगह हो गए और इनके पास में थोड़ी-थोड़ी सेना है, जैसे इतनी-इतनी सेना है इनके पास में, इतनी-इतनी, इतनी-इतनी पावर है। लेकिन ये जब सभी एक जगह हो जाएँगे तो एक बड़ी पावर बन जाएँगे और इनके खिलाफ कोई भी युद्ध करने की सोचेगा नहीं, जिससे जिससे पीसफुल एनवायरनमेंट हमेशा बना रहेगा। लेकिन जब हम बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रहे थे रियलिज़्म के अंतर्गत, तो वो लगातार पावर बढ़ा रहे थे बैलेंस ऑफ पावर शक्ति संतुलन के लिए। वो राष्ट्र बढ़ा रहा था, वो राष्ट्र बढ़ा रहा था, तो वहाँ पर अलग मैटर था और यहाँ पर अलग है। और जब हम बात कर रहे हैं सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर, तो इसमें आप डिसआर्मामेंट भी कर सकते हो क्योंकि सभी राष्ट्रों के पास में यदि थोड़ी-थोड़ी शक्ति रहेगी, तो आराम से काम उनका चल जाएगा और धीरे-धीरे आप हथियार कम कर सकते हो। जैसे इसमें 50 कंट्री आ गई और इनके पास में मिला के पहले मान लेते हैं 10,000 न्यूक्लियर बम है इनके पास में। उसके बाद में ये धीरे-धीरे कम कर सकते हैं, आराम से कम कर सकते हैं क्योंकि अभी भी ये एक जगह है। फिर वो धीरे-धीरे कम करेंगे और फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी अंतिम में, जहाँ पर किसी के पास में हथियार नहीं रहेंगे और जब हथियार नहीं रहेंगे, तो युद्ध नहीं होगा, ऐसा इनका मानना है। तो डिसआर्मामेंट को ये सपोर्ट करते हैं, निशस्त्रीकरण यानी आपके पास में हथियार होने ही नहीं चाहिए। आपके पास में हथियार नहीं होने चाहिए और इसमें ये जो लिबरलिज़्म है, ये डिसआर्मामेंट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है और जो हमने पढ़ा रियलिज़्म का, वो आर्म्स रेस की बात करता है। आर्म्स हम लगातार बढ़ाते रहते हैं, क्यों बढ़ाते रहते हैं? बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए और यहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी है, सभी मिल-जुल कर काम कर रहे हैं, तो आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, आर्म्स की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती यहाँ पर, ओके? तो यहाँ पर हम डिसआर्मामेंट आराम से कर सकते हैं, आपके पास जो शस्त्र है, उनको आप कम कीजिए और इसी के आधार पर काम भी किया गया था। यदि आप इसका एग्ज़ाम्पल देखोगे, तो कोल्ड वॉर के अंतर्गत ये आप देख सकते हो। जब कोल्ड वॉर हुआ, तो उसके अंतर्गत ऐसा ही हो रहा था जैसे पहले जैसे ब्रिटेन और सॉरी अमेरिका और यूएसएसआर के पास में 5000 न्यूक्लियर बम थे। उनके बाद में फिर कई सारी ट्रीटीज़ उनके बीच में होती है, लंबे समय तक होती है और सबसे बड़ी 1987 में आप देखते हो आईएनएफ वाला जो हुआ था, तो उसके अंतर्गत भी ऐसा ही कुछ कहा गया। उसके अंतर्गत भी इनके पास में जितने भी न्यूक्लियर जो बम है, वो एक संख्या कम की गई। लगातार उनके अंतर्गत जो भी उनके पास में था, वो उनकी संख्या कम की गई। तो ये सब क्या है? डिसआर्मामेंट के एग्ज़ाम्पल है और इस विश्व में ऐसा ही होता है। इनके द्वारा कहा गया कि ऐसा होता रहता है, हमने देखा है। ये कहते हैं हमने भी तो ऐसा देखा है कि वो राष्ट्र अपने न्यूक्लियर बम को कम कर रहे हैं, सामूहिक सुरक्षा भी हो रहा है इस विश्व के अंतर्गत और कोई भी नहीं चाहता शांति, सभी शांति चाहते हैं, पावर को कोई नहीं चाहता। नॉन स्टेट एक्टर्स भी अपना रोल निभा रहे हैं, व्यक्ति भी अपना रोल निभा रहा है, विश्व राज्य भी अपना रोल निभा रहा है। लोकतंत्र अपना विश्वास ही कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा लगातार रेगुलेशन और कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जा रहा है और विवेकशील है, मानो अच्छा होता है और अच्छा ये सब होगा, तो सहयोग स्थापित आप कर सकते हो, आराम से आप सहयोग स्थापित कर सकते हो। तो ये हो गई बेसिक्स हो गया और सामान्य जो मान्यताएँ थी, वो आपकी हो गई है। बहुत आसान है ये सब। यदि ठीक से पढ़ते हो, तो आराम-आराम से सब हो जाता है। बस इनको ध्यान से आपको पढ़ते रहना है। यदि आप 1-2 दिन भी स्किप करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। अब जैसे हमने बात किया 3 भागों में इन्हें डिवाइड किया था। अब इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं एक बार कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है और सबसे पहले हम देखते हैं लिबरलिज़्म या आइडियलिज़्म। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस ही बता दें कि आखिर ऐसा हम बार-बार क्यों करेंगे। ये लिबरलिज़्म है, ये आइडियलिज़्म है, ऐसा हम क्यों करें बार-बार। तो हुआ क्या था कि जो भी ये जो लोग थे, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे थे और उसके द्वारा विश्व शांति की बात कर रहे थे, ये सभी आपको लिबरल कह रहे थे। ये सभी अपने आप को क्या कह रहे थे? उदारवादी। कह रहे थे कि हम तो उदारवादी हैं, लेकिन जब यथार्थवाद का विचार आया 30s के बाद में, 40s के बाद में जब यथार्थवाद का विचार आना शुरू हुआ, जब ये मोर्गन थ्योरी आ जाते हैं, उससे पहले ईएस कार्ल आ जाते हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये जो आइडिया दे रहे हैं
ये जो आइडिया दे रहे हैं, ये तो बकवास आइडिया है। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, ऑर्गेनाइज़ेशन क्या होता है, राष्ट्रों के मध्य सहयोग, ये सब नहीं होता है। ये सब नहीं होता है, केवल और केवल कॉन्फ्लिक्ट होता है, सहयोग स्थापित नहीं हो सकता। इनके द्वारा आज तक कुछ भी नहीं किया गया। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा बताइए, बताइए लिबरलिज़्म वालों को कहते हैं कि आपने बताइए अभी तक क्या किया है? 1930-35 के अंतर्गत उनसे क्वेश्चन पूछा गया, ये जो उदारवादी इनसे पूछा गया कि आपने बताइए क्या-क्या किया है? क्या आप युद्ध को रोक सके? क्या चीन के द्वारा मंचूरिया पर जो आक्रमण किया गया 31 पर, क्या आप उसको रोक सके? क्या क्या लगातार हिटलर पावर बढ़ा रहा है 1933 में जब पावर में आता है और उसी समय मुसोलिनी भी पावर में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो आप उनके पावर को क्या कम कर पाए? तो लिबरलिज़्म के पास में कोई आंसर नहीं था क्योंकि वो भी देख रहे थे कि ये हम तो गलत हो गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन और इंटरनेशनल लॉ है, उनके द्वारा उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जैसा वो बता रहे हैं। जैसा वो बता रहे हैं, उसके बाद में क्या हुआ, जो भी रियलिज़्म वाले थे इसकी आलोचना शुरू कर देते हैं कि ये तो आइडियलिज़्म है, ये आइडियलिज़्म है। आइडियलिज़्म है जो कि केवल हवा में बातें कहता है, कल्पना के रूप में बातें करता है। इनके पास में कुछ भी वास्तव में नहीं है, इनके पास में कुछ भी प्लान नहीं है, थियरी नहीं है कि इस विश्व में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो ठीक से इस विश्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी आलोचना की जाती है यथार्थवाद के द्वारा। तो ये जो शब्द है आदर्शवाद जो आप बार-बार पढ़ते हो, ये यथार्थवादियों के द्वारा काम में लिया गया है उनको क्रिटिसिज़्म करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए यहाँ पर शब्द काम में लिया जाता है यथार्थवादियों के द्वारा। क्यों? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जैसा आप बता रहे हो, सहयोग हो रहा है, मानव स्वभाव अच्छा है और इंटरनेशनल लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन इनके द्वारा कोऑर्डिनेशन हम कर सकते हैं, कुछ कोऑपरेटिव हम कर सकते हैं, हम रेगुलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसी जो आप बातें कर रहे हो इसको बंद कीजिए। तो आलोचना के रूप में आइडियलिज़्म शब्द काम में लिया जाता है, लेकिन ये जो हम पढ़ेंगे वुडरो विल्सन है, ऐसे जो लोग हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं कहते कि हम आइडियलिज़्म है। कौन अपने आप को आदर्शवादी ऐसा कहेगा कि हमारी जो बातें हैं वो केवल कल्पना में, व्यवहार में नहीं आ सकती, ऐसा अपने आप को कौन कहना चाहेगा? तो ये सभी अपने आप को कहते हैं तो लिबरलिज़्म वाले ही हैं, लेकिन इनकी आलोचना कर दी जाती है यथार्थवादियों के द्वारा, इसलिए आपको ये सब देखने को मिलता है लिबरलिज़्म, आइडियलिज़्म और सिलेबस में भी आपके ये लिखा रहता है सबसे पहले आइडियलिज़्म आता है, फिर न्यू लिबरलिज़्म आता है, ऐसा सिलेबस में लिखा होता है, लेकिन वास्तव में यही बात है। तो डेवलपमेंट देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज़्म किस प्रकार से इसका विकास होता है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में आप डेवलपमेंट समझिए, ध्यान से समझिए आप, अच्छे से समझ में आएगा। क्लासिकल जो लिबरलिज़्म है ये आया कैसे? इसको आने का क्या कारण है? तो जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है, एक बड़ा वार होता है उसमें। पूरे यूरोप के अंतर्गत एक बड़ा युद्ध इस समय हुआ, लोगों की मृत्यु हुई, कई सारे लोग मर गए और जितनी भी उनके पास में इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो भी उनके खत्म हो गई है, उनके पास में कोई रहा ही नहीं, सैनिक ये सभी इसमें खत्म हो जाते हैं बड़ी संख्या में। तो बड़ी संख्या में इस प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जन और धन की हानि हुई और सामान्यतः हम ऐसा मानते हैं कि जब भी युद्ध होता है, तो युद्ध से हानि ही होती है हमेशा, हमेशा हानि होती है, ऐसा इनके द्वारा माना जाता है। तो जब युद्ध होता है, तो राष्ट्र को नुकसान होता है, प्रत्येक राष्ट्र को नुकसान होता है, चाहे आप हार जाओ या आप जीत जाओ। कुछ भी आप कर लीजिए लेकिन नुकसान आपको ही होगा, ऐसी बात इसमें कही गई। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है कि इस प्रकार का जो युद्ध है, जो प्रथम विश्व युद्ध हो चुका, आगे नहीं हो, भविष्य में ऐसा विश्व युद्ध नहीं हो, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? ये आपके सामने क्वेश्चन रहता है। यही क्वेश्चन कुछ विचारकों के पास में रहता है, जो बड़े उस समय इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को समझते थे, उनके सामने भी यही क्वेश्चन है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, ये आगे नहीं आए, आगे भविष्य में इस प्रकार का कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ, उसको कैसे रोक सकें? इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जा सकते? यही हमारे सामने क्वेश्चन है। यही हमारे सामने अब क्वेश्चन है कि इसको आप कैसे रोक सकते हो? कैसे रोकोगे बताइए? ये बताएँगे कि कैसे रोक सकते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसके कारण हमें काफ़ी नुकसान हुआ और कई सारे स्कॉलर हैं, वो ये सोचने लगे कि इस प्रकार की घटनाएँ हैं, वो आगे नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की जो घटनाएँ हैं, उनको हम कैसे रोकें? इनको कैसे रोकें कि आगे इतना बड़ा विश्व युद्ध नहीं हो? तो अब वो क्या करेंगे? उनके सामने क्वेश्चन तो थे कि युद्ध को कैसे रोका जा सके। उनके सामने क्वेश्चन था, एक बड़ा क्वेश्चन था, ये जो युद्ध हो रहा है लगातार, इसको हम कैसे रोकें?
तो ये इनके सामने क्वेश्चन था, युद्ध को कैसे रोका जा सकते हैं और राज्य का जो व्यवहार है, उसको हम कैसे नियंत्रित करें? राज्य का व्यवहार यानी राज्य लगातार पावर को बढ़ा रहा है, वो दूसरे देशों पर आक्रमण कर रहा है, जैसे जर्मनी की हम बात करें, जर्मनी की आप बात करो, इसके अलावा इटली की आप बात करो, दूसरी तरफ जापान, उधर चीन की तरफ आक्रमण कर रहा लगातार। तो ये ज सॉरी, ऐसा नहीं, यहाँ पर रुक जाइए। जो राज्य है हम बात करें पहले की हम बात करें, प्रथम विश्व युद्ध की बात की हम बात करें, हम आगे चले गए थोड़ा। जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसके अंदर के जो राष्ट्र है, जर्मनी जर्मनी जैसे राष्ट्र है, उनके व्यवहार को हम कैसे नियंत्रित कर सकें कि वो पावर को भी ज़्यादा नहीं बढ़ाएँ और दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करें। तो इनके व्यवहार को हम कैसे कंट्रोल करें और इस प्रकार के जो युद्ध लगातार होते हैं, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इससे पहले भी कुछ-कुछ युद्ध होते रहते थे, लेकिन अब बड़ा युद्ध हो गया, तो अब सभी के सामने ये क्वेश्चन था, इसको हम कैसे रोकें? और जो भी राष्ट्र है, जो भी स्टेट है, उनके व्यवहार को कैसे हम कंट्रोल करें? कैसे हम कंट्रोल करें? ये सभी क्वेश्चन हमारे पास में थे और इनका आंसर देने के लिए ही ये थ्योरी आएगी। यही थ्योरी आती है इन सब का आंसर देने के लिए कि विश्व में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है और राज्य के व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर सकें, इनका आंसर देने के लिए और ऐसा विश्व में क्यों हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इस प्रकार का युद्ध भविष्य में कभी नहीं हो, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसी को समझाने के लिए, इसी को बताने के लिए एक नया अप्रोच आता है उसमें और ये पहला अप्रोच होता है जिसको हम कहते हैं आइडियलिज़्म और जिसी को कहा जाता है लिबरलिज़्म। तो ये अप्रोच आती है 90s का जो सॉरी ये जो पहला विश्व युद्ध हो गया, वहीं से प्रारंभ हो जाता है। विचारक यहाँ से आना शुरू हो जाते हैं। 1914 के बाद में कई सारे विचारक इस पर सोचना प्रारंभ कर देते हैं और 1919 में तो इस पर काम भी शुरू हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इस प्रकार के कई सारे विचारक थे, जो कि इनको आंसर देने का काम करते हैं। तो वो अब बताएँगे, लिबरलिज़्म वाले बताएँगे कि आखिर युद्ध क्यों हुआ? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके पीछे कारण क्या है? जब हमें कारण का पता चलेगा, तभी तो हम कुछ बता पाएँगे। मैंने बताया था आपको कॉज़ और इफ़ेक्ट पहली क्लास के अंतर्गत। जैसा कॉज़ होगा, वैसा ही उसका इफ़ेक्ट होगा। यदि आपके देश में डेमोक्रेसी नहीं है, ये हो गया एक कॉज़ हो गया और उससे उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? आप दूसरे देशों पर आक्रमण करोगे, ये उसका इफ़ेक्ट हो गया। तो कॉज़ और इफ़ेक्ट के बीच में जब हमें रिलेशन पता चलेगा, तभी तो एक सिद्धांत का निर्माण होता है और यही काम अब इनके द्वारा किया जाएगा, लिबरलिज़्म के द्वारा। समझ में आ रहा है सब कुछ? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनते जाइए। तो प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था, वो कारण ढूँढने का प्रयास करते हैं। आखिर इतना बड़ा युद्ध हो गया, उसके पीछे कारण क्या है? और ये कारण देंगे लिबरलिज़्म वाले। पहला कारण देते हैं लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। सभी राष्ट्रों के अंदर के यूरोप के अंदर की जो कंट्री है, उनमें लोकतंत्र नहीं है, ऐसा पहली बार उनके द्वारा कहा गया और हमने कहा जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी, उनके बीच में युद्ध होगा, उसका कारण भी हमने बताया आपको। उसका कारण हमने ये बताया कि जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती, वहाँ पर जो मैन अथॉरिटी है, जहाँ पर हम लीडर की बात कर सकते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करते हैं। जैसे कहीं सैनिक शासन हो सकता है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट वहाँ पर हो सकती है, तो वो जनता की नहीं सुनती है, अपने अनुसार काम करता है। जैसे आप जर्मनी का एग्ज़ाम्पल लीजिए, जर्मनी का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। तो जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होगा, वहीं पर युद्ध हुआ है और ये बताते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसका कारण भी यही है कि सभी देशों के अंतर्गत यूरोप के जो देश हैं, उनमें सभी देशों में डेमोक्रेसी नहीं है। सभी देशों के अंतर्गत जब डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, पहला कारण। गठबंधन की उपस्थिति, कोएलिशन बना लिया, कई सारे यहाँ पर स्टेट ने अपना-अपना ग्रुप बना लिया, जर्मनी वालों ने अलग बना लिया, फ्रांस, ब्रिटेन वालों ने अलग बना लिया। जब ये ग्रुपिंग होना शुरू हो जाता है, इस प्रकार से एक कोएलिशन हो जाता है 2-2 राष्ट्र के बीच में या 5 राष्ट्र एक तरफ हो जाएँगे और 5 राष्ट्र दूसरी तरफ हो जाएँगे, तो ये सभी संघर्ष को बढ़ाते हैं, कैसे? कैसे बढ़ाते हैं? मान लेते हैं एक ग्रुप है जिसमें 6 कंट्री है, एक दूसरा ग्रुप है जिसमें 5 कंट्री है। या इसमें भी 6 मान लीजिए और फिर किसी एक कंट्री ने इस पर आक्रमण कर दिया। ये मान लेते हैं ए और ये बी। तो एक कंट्री ने बी पर आक्रमण कर दिया, जैसे ही बी पर आक्रमण किया जाएगा, सभी एक जगह हो जाएँगे और ये सभी फिर मिलकर हमला करेंगे। जब ये हमला करेंगे, तो ये भी सभी एक जगह हो जाएँगे।
तो ऐसे में जैसे-जैसे कोएलिशन आपका बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे युद्ध होता जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप देखोगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ हो जाते हैं, दूसरी तरफ जहाँ पर फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर सभी एक जगह हो जाते हैं। तो ये जब ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा बैलेंस ऑफ पावर के लिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जैसे-जैसे कोएलिशन होगा, वैसे-वैसे युद्ध की संभावना बढ़ती जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध में भी ऐसा ही हुआ कि एक के विरुद्ध सभी हो जाते हैं यहाँ पर। एक मान लेते हैं ये है, इसके इस पर आक्रमण हुआ तो ये दूसरा भी इस पर आक्रमण कर देगा। ऐसा इसमें होता है और सभी देश इसमें इस युद्ध के अंतर्गत शामिल हो जाएँगे। इसमें सभी देश शामिल हो जाएँगे और अगला है राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली कोई भी संस्था नहीं है। कोई ऐसी संस्था नहीं है जो राज्य का जो व्यवहार है उस पर नियंत्रित स्थापित कर सके। जैसे एग्ज़ाम्पल आप लीजिए कि उस समय कोई ऑर्गनाइज़ेशन नहीं बना था, कोई भी ऐसा ऑर्गनाइज़ेशन नहीं था। प्रत्येक स्टेट जैसा चाह रहा था वैसा ही कर रहा था, उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था। ऐसे में आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो आप क्या करोगे? कुछ भी करोगे आप, कुछ भी आप कर सकते हो, दूसरे राज्यों पर इंटरफेयर कर सकते हो, आक्रमण कर सकते हो और फिर वहाँ के रिसोर्सेज़ आप ले सकते हो, उनके सैनिकों को आप समाप्त कर सकते हो। जैसा आप चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। आप अपना एग्ज़ाम्पल लीजिए, यदि आप पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, कोई पुलिस प्रशासन नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? तो आप अपना एग्ज़ाम्पल ले लीजिए और वैसा ही स्टेट के द्वारा किया गया और स्टेट पर भी जब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण बताते हैं प्रथम विश्व युद्ध के, लिबरलिज़्म वाले कहते हैं कि युद्ध हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके पीछे मुख्य रूप से 3 ही कारण हैं। लोकतंत्र नहीं है, गठबंधन की उपस्थिति है और तीसरा राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली संस्था का अभाव है। ऐसी कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है जो स्टेट के बिहेवियर पर कंट्रोल कर सके। तो ये 3 कारण हो गए प्रथम विश्व युद्ध के। तो लिबरलिज़्म वाले सबसे पहले ये 3 कारण बता दिए। अब इनका समाधान कैसे किया जाए? इनका समाधान कैसे किया जाए? तो क्लासिकल जो लिबरलिज़्म है जिसको आप आइडियलिज़्म भी कहते हो, वो कहता है मानव प्रकृति से अच्छा पहले तो ये मान के चल रहा है, ये पहले से हमने बात किया, तो ये भी ऐसा ही कहता है कि मानव बहुत अच्छा होता है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। पहले हमने देख लिया कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, अब हम इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्लासिकल क्या है, न्यू लिबरलिज़्म क्या है और फंक्शनलिज़्म जो अप्रोच है वो क्या है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद में हम प्रथम विश्व युद्ध का समाधान भी कर देंगे। तो क्लासिकल लिबरलिज़्म क्या कहते हैं, मानव का जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा है, ह्यूमन नेचर काफ़ी अच्छा है और वो आगे कहते हैं ह्यूमन का जो नेचर है उसमें चेंज कैसे आता है? ह्यूमन का जो नेचर है वो कैसे चेंज होता है, तो वो कहते हैं कि साम्राज्यवाद जैसे-जैसे बढ़ता है, उपनिवेशवाद जैसे-जैसे बढ़ता है, मानव का व्यवहार चेंज हो जाता है। मानव का व्यवहार चेंज हो जाता है और मानव का व्यवहार चेंज किया जाता है साम्राज्यवाद के द्वारा। मानव का व्यवहार चेंज किया जाता है उपनिवेशवाद के द्वारा और यहाँ पर जब मानव का व्यवहार चेंज हो जाता है, तो वो आगे युद्ध की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ पर उपनिवेशवाद और जो साम्राज्यवाद है एक तरह से इंस्टीट्यूशन है और जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को, राज्य के व्यवहार को कंट्रोल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल आप अपने आस-पास कोई भी इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, जैसे एक पुलिस है, पुलिस भी एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसके द्वारा भी हमारे हमारे व्यवहार को कंट्रोल किया जाता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर सकते। आप ये आपके मन में है कि आप किसी का मर्डर करो, तो आप नहीं कर सकते, किसी का मर्डर नहीं कर सकते क्योंकि आप पर एक इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल है। उसी प्रकार से जो उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद है, लगातार बढ़ रहे थे। 19th सेंचुरी के अंतर्गत लगातार बढ़ता है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट 19th सेंचुरी के अंतर्गत ही होता है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का। तो ये जब लगातार बढ़ रहे थे, तो उन पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। 20th सेंचुरी के अंतर्गत भी वो लगातार बढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये सभी मानव की प्रकृति में चेंज कर रहे थे और जब एक बार उपनिवेशवाद हो जाता है, साम्राज्यवाद हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि हमारे पास में पावर आ जाए, पावर लगातार बढ़े, हम दूसरे देशों को भी अपने अधीन कर लेंगे, ऐसी बातें इसमें होती रहती है। तो ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे-जैसे साम्राज्यवाद 19th सेंचुरी में बढ़ा, 20th सेंचुरी का जो प्रारंभिक समय है, उसके अंतर्गत भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद लगातार बढ़ता है। ऐसे में ये सभी मानव की प्रकृति को चेंज कर देते हैं और ये फिर युद्ध की तरफ आगे बढ़ाते हैं।
तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बताया गया है कि मानव की प्रकृति में आखिर चेंज कैसे आता है, लेकिन मानव स्वभाव अच्छा होता है, ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ इंस्टीट्यूशन है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जैसे इंस्टीट्यूशन है, जो कि हमारे व्यवहार में चेंज करते हैं, ये सही नहीं है, इनका मानना है। संस्थाएँ राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करती है, बस इतना आपको क्लासिकल लिबरलिज़्म में ध्यान में रखना है कि मानव प्रकृति से अच्छा होता है, ये बात इनके द्वारा कही जा रही है। समाधान कर लिया जाए अब, समाधान तो समाधान तो यही होगा, जैसे हमने प्रॉब्लम देखी कि लोकतंत्र जहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहले आप कीजिए लोकतंत्र आप लाइए। जब डेमोक्रेसी सभी राष्ट्रों में आ जाएगी, तो युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएँगे। लोकतांत्रिक राष्ट्र आपस में युद्ध नहीं करते हैं। लोकतांत्रिक जो राष्ट्र है, कभी आपस में युद्ध नहीं करते हैं और ऐसा किसके द्वारा कहा गया इमैनुअल कांट के द्वारा सबसे पहले कहा गया। परपेचुअल पीस थ्योरी इमैनुअल कांट का एक वीडियो अलग से रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो इसको डिटेल से, क्या कहा था इमैनुअल कांट ने। तो परपेचुअल पीस थ्योरी एक काम करती है इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत और ये सबसे पहले इमैनुअल कांट के द्वारा कही गई और उन्होंने कहा कि यदि डेमोक्रेसी जैसे-जैसे सभी राष्ट्रों में लगातार बढ़ेगी और जैसे-जैसे डेमोक्रेसी लगातार बढ़ेगी, वैसे-वैसे युद्ध की संभावनाएँ कम होती जाएगी। और एक स्थायी शांति आ जाएगी, एक ऐसी शांति आ जाएगी जो हमेशा ही बने रहे। परपेचुअल पीस यानी एक ऐसी पीस जो लंबे समय तक बनी रहे, तो इसी को हम परपेचुअल पीस कहते हैं। और जहाँ पर लोकतंत्र होगा, वहाँ पर इस प्रकार की जो पीसफुल एनवायरनमेंट है वो आ सकता है, लेकिन ये सब आएगा डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उनके बीच में वार नहीं होते हैं और वार नहीं होने का कारण हमने बारह बा उस पर हमने काफ़ी डिटेल से बात पहले ही कर ली है कि वार क्यों नहीं होते हैं और इनका समाधान पहला समाधान ये हो गया। पहला समाधान समझ में आ गया होगा? तो पहला समाधान हो गया कि लोकतंत्र की स्थापना यदि हम करेंगे, तो वहाँ पर युद्ध नहीं होगा। इसको हम बाद में देखेंगे लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत क्या होता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम बना लेंगे। कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएँगे और उनके द्वारा राज्यों के बीच का सहयोग को बढ़ाया जाएगा। जैसे लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है 1919-20 के अंतर्गत लीग ऑफ नेशन वुड्रो विल्सन जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसको बनाने में। तो आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन बना के मानव के व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हो, राज्य के व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हो। मानव तो अच्छा ही होता है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन के संपर्क में आता है, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के संपर्क में आता है, तो उसका नेचर चेंज हो जाता है और यदि आपको स्टेट का नेचर आपको बनाए रखना है, उस पर कंट्रोल करना है, तो आपको कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन आपको बनाने होंगे। तो इस पर भी हमने बात कर लिया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा कैसे कैसे पीस लाया जाता है, इस पर हमने बात किया। इसके अलावा क्या किया जाए? युद्ध को आप कैसे रोक सकते हो? युद्ध को आप रोक सकते हो लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप कुछ बना लीजिए और इसके साथ में ही आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण कीजिए। कई सारे इंटरनेशनल लॉज़ आप बना लीजिए, जिसको सभी को पालन करना होगा। सभी जिसका पालन करें, इस प्रकार का कुछ आप कानून बना लीजिए। इस पर भी हमने बात कर ली कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून शांति को बढ़ावा देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा राज्य के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इन ये यदि हम इन पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं किसी भी वर्ल्ड सिस्टम के अंतर्गत, डेमोक्रेसी को हम ले आएँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन को हम ले आएँ, इंटरनेशनल लॉज़ को हम फॉलो करें, सभी राष्ट्र उसको फॉलो करें, तो पीस आ सकता है और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वैसा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा। भविष्य में उस प्रकार का विश्व युद्ध कभी नहीं होगा, यदि आप डेमोक्रेसी ले आओगे। तो फिर क्या होता है 1919 के बाद में प्रयास किया जाता है कि देशों के अंदर डेमोक्रेसी बढ़े और लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है 1919 में। क्यों बनाया गया? शांति को बढ़ाने के लिए और जिसमें वुड्रो विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलो एक-एक करके समझते हैं अब। ये तो हो गई प्रथम विश्व युद्ध की बातें कि आखिर ये हुआ क्यों? कारण क्या उसके पीछे? ये सब हमने बात किया। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं आखिर ये इस प्रकार के विचार कैसे आए? इसको भी आपको देखना है कि इसका आखिर डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ? जो क्लासिकल लिबरलिज़्म है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? ये हमारा पहला हेडिंग रहेगा अब। इतनी बार हमने केवल बेसिक्स बातें की है। हमने ये समझा कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके कारण को हमने जाना, उसका समाधान किया और लिबरलिज़्म की जो सामान्य विशेषताएँ हैं, वो हमने देख लिया है। अब एक-एक करके समझते हैं। पहला है क्लासिकल लिबरलिज़्म, जिसको हम कहते हैं आइडियलिज़्म भी इसको हम कहते हैं। उनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया।
तो डेवलपमेंट कैसे हुआ? एक स्कॉलर है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, तो ह्यूगो ग्रोसियस और इमैनुअल कांट 2 विचारक हैं और इन्हीं के 2 विचारों में लिबरलिज़्म के विचार आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रारंभिक जो लिबरलिज़्म के जो विचार है, वो ह्यूगो ग्रोसियस और इमैनुअल कांट की जो फिलॉसफी है, उसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ग्रोसियस वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट थेरिस्ट ओके, तो ह्यूगो ग्रोसियस से इनके द्वारा इंटरनेशनल लॉ की बात की गई और सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लेन सबसे पहले किया गया था ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो फादर है, फाउंडर है, वो इन्हीं को कहा जाता है ह्यूगो ग्रोसियस और इन्हीं के द्वारा कहा गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें बनाने चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो अवधारणा है, वो यहीं से आती है, इंटरनेशनल लॉ की जो अवधारणा है, वो सबसे पहले यहीं से आती है ह्यूगो ग्रोसियस के। अगला एक विचार और है, इंटरनेशनल लॉ की हम बात कर ली और जो ये कांट है, इमैनुअल कांट है, इसको रहने दीजिए बाद में देखते हैं एक बार। जेरेमी बेंथम, तो पहले तो हो गए जो इंटरनेशनल लॉ की बात करता है, ग्रोसियस हो गए और दूसरा जो स्कॉलर है वो है जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम के द्वारा भी इंटरनेशनल लॉ की बात की गई और इनके द्वारा एक कॉमन ट्रिब्यूनल की बात की गई। इसको ठीक कर लीजिए, कॉमन ट्रिब्यूनल। तो इनके द्वारा कहा गया कि हम एक कॉमन ट्रिब्यूनल बनाएँगे और उसके द्वारा विवाद जो होते हैं, स्टेट स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका समाधान किया जाएगा। उनका समाधान हम कर सकते हैं कॉमन ट्रिब्यूनल बना के, ऐसी बात कही गई जेरेमी बेंथम के द्वारा। दोनों बात समझ में आ गई। इंटरनेशनल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म में कहाँ से आया? ह्यूगो ग्रोसियस और दूसरा जेरेमी बेंथम, जहाँ पर ह्यूगो ग्रोसियस को हम फादर कहते हैं इंटरनेशनल लॉ का और वहीं पर जेरेमी बेंथम के द्वारा भी ये प्रयास किया गया कि एक कॉमन ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। यदि इसको इसको एक बार बना दिया जाए, तो उसके द्वारा राष्ट्रों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम पीस में बदल सकते हैं। तो ये सब बात करें इंटरनेशनल लॉ की। आगे हम देखें इम्यूनल कांट और इम्यूनल कांट के द्वारा परपेचुअल पीस थ्योरी दिया गया और इनके द्वारा रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की गई। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, परपेचुअल पीस की बात इनके द्वारा की जाती है। परपेचुअल पीस का अर्थ मैंने बता दिया और यदि समझ में नहीं आया तो आप वो वीडियो देख लीजिए। नीचे मैं लिंक डाल दूँगा इम्यूनल कांट का, वहाँ से आप देख लीजिए और बेहतर तरीके से आप सबको समझ में आ जाएगा। इसका सीधा-सीधा अर्थ है, यदि किसी देशों के अंदर के डेमोक्रेसी आएगा, तो डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ऐसे में एक ऐसी पीसफुल एनवायरनमेंट बनेगा जो कि हमेशा बना रहेगा। हिंदी में इसके लिए शब्द है अविच्छन। तो आप परपेचुअल नाम ही ध्यान में रख लेना। और कांट के द्वारा कुछ कहा गया, कुछ बातें और भी कही गई। कांट को हम क्यों पढ़ रहे हैं? कांट को हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र के कारण। इनके द्वारा लोकतंत्र की बात की गई कि डेमोक्रेसी होना चाहिए और इनके द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। कि ऐसा कोई फेडरल सिस्टम हम बना सकते हैं। यदि ऐसा कोई फेडरल सिस्टम हम बना लें, ऐसा ऐसा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन हम बना लें, जिससे सभी विश्व के अंदर जो भी देश है, उनको हम कंट्रोल कर सकें। क्या ऐसा बनाना पॉसिबल है? तो ऐसी बात उनके द्वारा कही जाती है कि ऐसा सिस्टम यदि बन जाए, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो ब 2 बातें इसमें लोकतंत्र की बात इनके द्वारा कही गई और जो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करते हैं, एक ऐसा फेडरल सिस्टम बनाने की बात की गई थी, बड़ा सारा फेडरल सिस्टम की बात की गई, जिसके नियम होंगे और उनकी बातों को माना जाएगा। उनकी बातों को माना जाएगा। क्या होता है फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम के अंतर्गत ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसा ही है। जो वर्ल्ड स्टेट वाला हमने देखा था, वर्ल्ड गवर्नमेंट वाला हमने देखा था, वैसा ही है। वैसा ही एक फेडरल सिस्टम बनाने इतना बड़ा और इसमें कई सारे राज्य होंगे। और इस फेडरल सिस्टम के कुछ नियम होंगे जो कि सभी के द्वारा माने जाएँगे। इन सभी के द्वारा ये नियम माने जाएँगे, ऐसी बात इम्यूनल कांट के द्वारा कही गई। फेडरल सिस्टम आप सबके समझ में आ रहा है क्या? जैसे भारत के अंतर्गत एक फेडरल सिस्टम काम कर रहा है कि सभी स्टेट को सेंटर की बातें माननी पड़ेगी। अमेरिका के अंतर्गत भी ऐसा ही कुछ फेडरल सिस्टम काम करता है। ऐसा ही करता है, इंडिया जितना तो नहीं करता, लेकिन वहाँ अलग तरीके से फेडरल सिस्टम काम करता है और इसी प्रकार का एक फेडरल सिस्टम यदि पूरे विश्व के अंतर्गत हम बना लें, सभी सरकारें उसके अधीन आ जाए एक फेडरल सिस्टम के अंतर्गत, तो अच्छा रहेगा। तो ये इम्यूनल कांट के द्वारा 2 बातें कही गई। आगे वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली आ जानी चाहिए। दूसरी बात कहते हैं राज्यों के द्वारा नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए। जो भी स्टेट है उनको मोरालिटी को फ़ॉलो करना है। मोरालिटी की बात इनके द्वारा कही गई।
तो नैतिकता का यदि पालन आप सभी राष्ट्र करेंगे, यदि सभी राष्ट्र नैतिकता का पालन करेंगे तो युद्ध नहीं होगा। युद्ध नहीं हो सकता, तो सभी को मोरल होना चाहिए। मोरल जो प्रिंसिपल है, उसको फ़ॉलो करना चाहिए। इम्मानुएल कांट ऐसी बातें कहते हैं और ये आगे कहते हैं, जो सीक्रेट आपके एग्रीमेंट होते हैं, गुप्त समझौते होते हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिए। और हमने आगे देखा प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड जो विश्व युद्ध हुआ, उन सब के पीछे एक ही कारण है, बड़ा कारण था, उनके बीच में इस प्रकार के कुछ सीक्रेट होते गए जैसे ब्रिटेन ने ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ में कर लिया, यूएसएसआर ने भी जर्मनी के साथ में कर लिया कि आप कुछ भी कीजिए, हम आप पर आपको कुछ नहीं कहेंगे। और जब जर्मनी लगातार अपनी पावर बढ़ा रहा था, अपनी नेवी को बढ़ा रहा था और लगातार हथियारों का निर्माण कर रहा था, तो ब्रिटेन उनको कुछ नहीं बोलता है। तो इनके बीच में कई सारे इस प्रकार के एग्रीमेंट हो गए, वो नहीं होने चाहिए ऐसी बात इम्मानुएल कांट के द्वारा कही गई। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, गुप्त समझौते को समाप्त करना, दूसरा राज्यों के द्वारा नैतिकता का पालन करना और तीसरा है लोकतांत्रिक प्रणाली। तो ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। ये स्पेशल है तीनों पॉइंट। और सामान्य यदि हम बात करें, तो ऐसा कोई फेडरल सिस्टम बना देना चाहिए हमें, ऐसा कोई इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन बना देना चाहिए या आप डेमोक्रेसी को बढ़ाना चाहिए आपको। जैसे-जैसे डेमोक्रेसी को आप बढ़ाओगे, वैसे-वैसे पीस आ जाएगा, ये बात इम्मानुएल कांट के द्वारा कही गई। तो आप देख रहे हो लिबरलिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो यहीं से आता है। ह्यूगो ग्रोशियस, बेंथम जैसे विचारक है, जॉन लॉक भी आप ले सकते हो, लिबरलिज़्म का विचार आपको जॉन लॉक के अंतर्गत देखने को मिलता है प्रारंभिक, तो आप उनको भी ले सकते हो, वो हमें पता ही है जॉन लॉक क्या कहते हैं। और यहाँ पर इम्मानुएल कांट, इन सभी विचारकों की जो फिलॉसफी है, उसी को अप्लाई किया जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम को समझने के लिए इन सब की जो फिलॉसफी है उसको अप्लाई किया जाएगा और विश्व में कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को पीस में चेंज करें, तो हमें इन नियमों को हमें मानना पड़ेगा। तो ये प्रारंभिक विचार है सभी ग्रोशियस हमने ब देखा, इम्मानुएल कांट देखा, बेंथम है, जॉन लॉक है जो कि लिबरलिज़्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सहमति के आधार पर शासन होना चाहिए। ये सब बातें उनके द्वारा कही जाती है। ट्रेड की वो बात करते हैं कि ट्रेड होना चाहिए और जैसे-जैसे ट्रेड होगा, वैसे-वैसे कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं क्लासिकल लिबरलिज़्म का पढ़ रहे हैं और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब बातें हम देख रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको इतना ही समझना था कि ये आखिर आया कैसे? जो क्लासिकल लिबरलिज़्म की हम बात करते हैं, आखिर इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? प्रथम विश्व युद्ध को ये समझाने के लिए विचार तो दे रहा है, लेकिन ये विचार आया कहाँ से? आखिर कैसे आया? तो हमने वो ही देखा, इम्मानुएल कांट से विचार आया है, ग्रोशियस, बेंथम, जॉन लॉक जैसे विचारक है, वहीं से ये सब कुछ लिया गया है। आगे चलें, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया, उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं ये वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और काफ़ी ये आइडियलिस्ट थे, हमेशा से ये आइडियलिस्ट रहे हैं एक लंबे समय तक। तो इनके द्वारा कहा गया कि इनके द्वारा कुछ एक एक कार्यक्रम पेश किया गया, कुछ 14 इनके द्वारा कुछ फ़ॉर्मूले लाए गए, कुछ प्रोग्राम को डिसाइड किया गया कि यदि इनको अप्लाई कर दिया जाए इस विश्व के अंतर्गत, तो यहाँ पर शांति आ जाएगी। तो इनके द्वारा बहुत सारी बातें की गई इस 14 सूत्री कार्यक्रम। तो 14 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किससे है? वुडरो विल्सन का। इसमें कुछ कार्यक्रम ऐसे भी है जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित है, जो कि पीस को बढ़ावा देंगे। ऐसे भी कुछ नियम इसमें दिए गए हैं 14 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत। तो वुडरो विल्सन की हम बात करें, इन्हीं के द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम दिए गए और 1919 के अंतर्गत पेरिस शांति समझौता हुआ। डेट आपको याद है ना? पेरिस शांति समझौता जिसके अंतर्गत वर्साइल ट्रीटी होती है। जिसके अंतर्गत एक वर्साइल ट्रीटी हुई, वर्साइल की संधि। और इसी संधि से आपको पता है हमने बात किया था शुरू के अंतर्गत, इसी संधि के अंतर्गत वुडरो विल्सन के ये जो 14 सूत्री कार्यक्रम है, उनकी भी बात की गई, उनको भी एक बार बताया गया कि ये 14 सूत्री कार्यक्रम है और इसको आपको पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करना है। तो 14 सूत्री कार्यक्रम है और जो पेरिस शांति समझौता है जिसको हम वर्साइल ट्रीटी कहते हैं, ये पेरिस के अंतर्गत हुआ और इसी के अंतर्गत एक ट्रीटी हुई जिसका नाम वर्साइल ट्रीटी है और इसके अंतर्गत आगे विश्व में कैसे शांति स्थापित हो जाए, इस पर बात की गई। इसी पेरिस ट्रीटी के अंतर्गत लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। इसी पेरिस ट्रीटी के अंतर्गत कहा गया कि लीग ऑफ नेशन बनना चाहिए। पहले तो ये आपको ये बता दूँ कि पेरिस ट्रीटी क्यों हुई थी? पेरिस या जिसको हम वर्साइल ट्रीटी भी हम कहते हैं, आखिर हुई थी क्यों थी? तो ये इसलिए हुई थी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हो गया,
वो किसके कारण हुआ और उत्तरदायित्व निश्चित करना था कि इस प्रकार का जो युद्ध हुआ वो किन देशों के कारण हुआ और भविष्य में इस प्रकार का युद्ध नहीं होना चाहिए। तो एक बड़ा समझौता यहाँ पर होता है, जर्मनी जैसे देश है उस पर काफ़ी कंट्रोल यहाँ पर इस संधि के अंतर्गत किया गया, इस संधि के द्वारा काफ़ी कंट्रोल किया गया जर्मनी के ऊपर और इसी संधि के बाद में लीग ऑफ नेशन बनाया गया और इसमें कहा गया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएँगे, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम बनाएँगे जिसके द्वारा राज्य के व्यवहार को नियंत्रित किया जाएगा। तो ये सभी बातें कहाँ से आ रही है? लीग ऑफ नेशन से आ रही है और इसमें ये कहा गया कि गुप्त संधियाँ अब नहीं होगी। जो आप सीक्रेट कई सारी ट्रीटी करते हो, एग्रीमेंट करते हो, ये भविष्य में नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात इसमें कही गई। कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात इसमें कही गई, सामूहिक सुरक्षा का जो अवधारणा है, वो भी यहाँ पर एक बार फिर से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थे वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन के द्वारा 14 सूत्रीय कार्यक्रम दिए गए और इनके जो विचार थे 14 सूत्रीय कार्यक्रम, इनको पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत भी इनको अप्लाई करने का प्रयास किया जाता है, जहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन को बनाने की बात हुई और उसके साथ में ही इससे लीग ऑफ नेशन जब बन जाता है 1919 के अंतर्गत, लीग ऑफ नेशन को हम और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम यूएनओ के अंतर्गत देखेंगे। तो 1919 के अंतर्गत बनता है ये और 1920 के अंतर्गत ये काम करना शुरू कर देता है और लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत ही कहा गया कि ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर काम करेगा। कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो कॉन्सेप्ट है, उसी को यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा इस विश्व के अंतर्गत। यदि इसके अंतर्गत कोई देश शामिल है, इस लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत मान लेते हैं 50 कंट्री शामिल है, तो इस पर कोई भी आक्रमण करने की सोचना भी मत। यदि कोई सोचेगा तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा और जो इस पर कोई आक्रमण करेगा इन 50 कंट्री के ऊपर, ये सभी मिलके और उसको समाप्त कर देंगे। उसको समाप्त कर देंगे। ये भी बात इसमें की गई और गुप्त संधियाँ नहीं होनी चाहिए, इस पर हमने बात कर लिया। तो ये हो गए वुड्रो विल्सन। आपको पता तो है ना हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसको हम आइडियलिज्म भी कहते हैं। आइडियलिज्म की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया है? ह्यूगो ग्रेशियस, कांट, इमैनुअल कांट और बेंथम और जॉन लॉक जैसे विचारक है, वहाँ से इनके कुछ आइडिया को लिया जाता है और फिर आइडियलिज्म के अंतर्गत अप्लाई किया जाता है। आइडियलिज्म के अंतर्गत जो प्रमुख विचारक है वो है वुड्रो विल्सन, उनके बारे में हमने बात किया, लीग ऑफ नेशन की हमने बात किया, ट्रीटी की हमने बात की और फिर एक सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर वो काम करेंगे। ये सब बातें हमने कर ली है। तो ये हो गया इसमें वुड्रो विल्सन। दूसरे विचारक है इसमें नॉर्मन एंगल। ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? आइडियलिज्म या लिबरलिज्म से ये जुड़े हैं, जिसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी हम कहते हैं। दो सब एक ही है, ओके? कंफ्यूज मत होइए। तो दूसरे विचारक है, पहले हमने देखा वुड्रो विल्सन को और दूसरा जो विचारक है वो है नॉर्मन एंगल। नॉर्मन एंगल और इनका बुक है द ग्रेट इल्यूजन। 1909 के अंतर्गत ये बुक आती है, द ग्रेट इल्यूजन। इल्यूजन यानी एक भ्रम है, एक महान भ्रम की बात की जा रही है। किस प्रकार का भ्रम? इसको समझिए कि किस प्रकार के ग्रेट इल्यूजन की बात की जा रही है नॉर्मन एंगल के द्वारा। तो ये कह रहे हैं द इकोनॉमिक्स कॉस्ट ऑफ वार वाज सो ग्रेट दैट नो वन कुड पॉसिबली होप टू गेन बाय स्टार्टिंग ए वार द कंसेक्वेंस ऑफ द व्हिच वुड बी सो डिस्ट्रॉस। ये क्या कर रहे हैं कि पहले क्या होता था, जब 17th सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी की हम बात करें और उनके अंतर्गत उससे पहले भी हम जाएं 15th 16th सेंचुरी के अंतर्गत बात करें, जब औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी। ध्यान से सुनिए, द ग्रेट इल्यूजन नॉर्मन एंगल की ये जो बुक है, जो कि एक आइडियलिस्ट स्कॉलर है, ये क्या कहते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, औद्योगिक क्रांति से पूर्व, ओके, जब औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, उससे पहले उससे पहले यदि आप दूसरे देशों पर आक्रमण करते थे, युद्ध करते थे दूसरे देशों के साथ में और दूसरे देशों की जो भूमि है, उसको शामिल अपने देश के अंतर्गत कर लेते थे। जैसे जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने हमला किया दूसरे देशों के ऊपर और उनकी भूमि को ले लिया, ओके? और उस भूमि के द्वारा वो व्यापार करते, अपने अधीन करते और उससे कुछ प्रॉफिट कमाते।
काफ़ी लाभ और प्रॉफ़िट ये सब उनसे कमाते थे। तो औद्योगिक क्रांति जब तक नहीं हुई थी औद्योगिक क्रांति जब तक नहीं हुई थी, उससे पहले का जो समय है, उसमें एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करके वहाँ की जो लैंड होता है, जो राज्य की जो भूमि होती है, उसको अपने अधीन शामिल कर लेता था और फिर उसको काफ़ी लाभ होता था। ऐसे ही वो प्रॉफ़िट कमाते थे, ऐसे ही उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता था। ऐसी बातें द ग्रेट इल्यूज़न के अंतर्गत कही जा रही है। लेकिन औद्योगिक क्रांति जब हो जाती है, एक लंबे समय तक 1750 से 1850 के बीच में 100 सालों के अंतर्गत एक बड़ी औद्योगिक क्रांति हो जाती है। उसके बाद में आप यदि किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उनकी भूमि लेते हो, तो वो आपके लिए सही नहीं है। उससे आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, ध्यान से सुनिए। उससे आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। आपको प्रॉफ़िट लेना है, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो आपको अपनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। ये जो पीरियड है 1800 के बाद का जो पीरियड है या 1750 के बाद का पीरियड है, उसके अंतर्गत आप दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करके और उनकी भूमि को लेके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। औद्योगिक क्रांति के द्वारा आपको अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो उसमें आपको अपना जो वस्तुएँ हैं, आपकी गुड्स है, उसको सेल करना होगा। आपके पास में जो भी वस्तुएँ हैं, उसको आपको सेल करना होगा दूसरे देशों के अंतर्गत और दूसरे देशों में सेल करने के लिए आपके पास में चाहिए मार्केट। दूसरे देशों में आपको यदि अपनी वस्तुओं को सेल करना है, तो उसके लिए आपके पास में चाहिए मार्केट और मार्केट आपको तभी मिलेगा जब दूसरे देशों के साथ में अच्छे रिलेशन होंगे। आपने उनके साथ में युद्ध किया और युद्ध करके उनकी भूमि ले ली, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? दूसरे देशों के साथ में अच्छा रिलेशन बनाइए और वहाँ पर अपनी जो वस्तुएँ हैं वो बेचिए और जब आप वस्तुएँ दूसरे देशों के अंतर्गत बेचोगे, तो वो आपके लिए प्रॉफ़िट होगा। यही भ्रम की बात करते हैं कि वर्तमान के अंतर्गत भी हम बात करें 19th सेंचुरी के अंतर्गत भी कई सारे देश या जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले की हम बात करें और प्रथम विश्व युद्ध तक की हम बात कर सकते हैं। जब दूसरे देशों को यहाँ पर अधिकार किया जाता था, उसकी भूमि को ले लिया जाता था और फिर भूमि में हम उत्पादन करते जिससे हमें प्रॉफ़िट होता। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है, युद्ध आपको करना ही नहीं है। आपको अपनी जो वस्तुएँ हैं वो बनाइए अपने देश के अंतर्गत और उसको आप सेल कीजिए, जिससे आपको प्रॉफ़िट होगा। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, ना कि भूमि वाले में। और ये जितने भी देश हैं, वो ये समझ रहे थे कि दूसरे देशों पर हम आक्रमण करके उनकी भूमि को ले लेंगे, तो हमें हमें फ़ायदा होगा, लेकिन ये उनका इल्यूज़न है। उससे उनको फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा तभी होगा जब आप दूसरे देशों के अंतर्गत अपनी वस्तुओं को बेचोगे। वर्तमान के अंतर्गत भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। चीन, अमेरिका, जापान जैसे बड़े देश है, ब्रिटेन है, जर्मनी जैसे बड़े देश है, इज़राइल जैसे देश है, वो दूसरे देशों पर आक्रमण अब नहीं कर रहे हैं। उन पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी वस्तुओं को बेच रहे हैं और उससे वो प्रॉफ़िट ले रहे हैं। तो यही अब आज का जो सिस्टम है वो भी इसी प्रकार से और ये सही भी है। तो ये इल्यूज़न को किस प्रकार का इल्यूज़न है, पहले जो लोग समझते थे कि दूसरों की भूमि प्राप्त कर लेते हो तो आपको उससे फ़ायदा होगा, लेकिन ये आपका इल्यूज़न है, ये आपका भ्रम है। आपको इस भ्रम से बाहर आना है और केवल अपनी वस्तुएँ आपको बनाना है और फिर आपको दूसरा मार्केट चाहिए और दूसरा मार्केट आपको तभी मिलेगा जब आपका रिलेशन अच्छा हो और फिर आप आराम से काम कर सकते हो और लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो ये सब इस बुक में कहा गया द ग्रेट इल्यूज़न जो कि 1909 के अंतर्गत आती है, नॉर्मन एंगल के द्वारा ये बुक लिखी गई। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिकल लिबरलिज़्म। 2 विचारक देखे नॉर्मन एंगल और उससे पहले हमने देखा वुडरो विल्सन। 2 विचारक हो गए। उसके बाद में इसी के अंतर्गत एक पैक्ट भी होता है कि लोग ब्रांड पैक्ट इसको हम कहते हैं जो कि 1928 के अंतर्गत हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, वुडरो विल्सन से, द ग्रेट इल्यूज़न से क्या होता है। और ये जो पैक्ट हुआ 1928 के अंतर्गत एक बड़ा-सा पैक्ट होता है और इसका काम था समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से ये कहा गया कि जो देश लगातार अपनी सेना का विस्तार कर रहे हैं, अपनी आर्मी बढ़ा रहे हैं, हथियारों का निर्माण लगातार कर रहे हैं, उनको स्टॉप कीजिए और जो भी समस्याएँ हैं, उनका हम पीसफुल तरीके से हम उनका समाधान करेंगे। ये बात इसमें कही गई। ध्यान में रखना इस पैक्ट में क्या कहा गया कि आप जो अपनी सेनाएँ लगातार बढ़ा रहे हो,
हथियार अपना बढ़ा रहे हो, शस्त्र आप बढ़ा रहे हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी आवश्यकता आपको नहीं है, आप केवल इतना कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए, इस वर्ल्ड के अंदर के सब जो देश है उनको अपने प्रॉब्लम बताइए, लीग ऑफ नेशन को अपनी प्रॉब्लम बताइए और फिर आप उनका समाधान कीजिए। तो आप जो लगातार अपना मिलिट्री को बढ़ा रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसमें ऐसा कहा गया। तो ये कब हुआ? 27 अगस्त 1928 में ये होता है। और ये पैक्ट ऑफ पेरिस इसको कहते हैं। पैक्ट ऑफ पेरिस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पेरिस के अंतर्गत हुआ, इसलिए इसको पैक्ट ऑफ पेरिस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पैक्ट ऑफ पेरिस क्या है? और ये गेलोंग ब्रांड पैक्ट भी इसको कहा जाता है। दोनों एक ही है, बात आपको ये ध्यान में रखनी है, जो लगातार कई सारे देश मिलिट्री को बढ़ा रहे थे, अपने हथियारों को बढ़ा रहे थे, उसको स्टॉप करने के लिए ये लाया जाता है और इसमें कहा गया, जो भी प्रॉब्लम है वो आप लीग ऑफ नेशन को बताइए या सभी देश एक जगह मिलकर काम करेंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है, ऐसी बात इसमें कही गई। तो ये पैक्ट आपको ध्यान में रखना, जो कि 1928 के अंतर्गत हुआ। अगला पॉइंट है इसमें, लीग ऑफ नेशन हमने बनाया। लीग ऑफ नेशन 1919 के अंतर्गत बनाया, जो कि काम करना शुरू किया 1920 के अंतर्गत। और उसके साथ में कई सारे इंटरनेशनल लॉ भी काम करना शुरू किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हमने बना दिया और उसके द्वारा ये विश्वास दिलाया गया कि आगे विश्व में कोई भी युद्ध नहीं होगा। इनके द्वारा ऐसा विश्वास दिलाया गया। लेकिन लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है। लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है, तो यहाँ पर लीग ऑफ नेशन जब फेल होता है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, उस पर हम ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर बात नहीं करेंगे कि आखिर लीग ऑफ नेशन फेल क्यों हुआ। उसको हम वहाँ पर देखेंगे जब हम यूनाइटेड नेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना समझ लीजिए, लीग ऑफ नेशन यहाँ पर फेल हो गया। इसका कारण ये है कि अमेरिका जैसा जो बड़ा देश है, इस लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत नहीं था। वुडरो विल्सन ने तो कह दिया था कि वुडरो विल्सन के द्वारा तो साइन कर दिए जाते हैं, लेकिन जब वो सीनेट की सहमति के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ तभी लागू होती है, जब वहाँ की सीनेट वहाँ पर साइन कर देती है उस पेपर के ऊपर। तो यहाँ पर वुडरो विल्सन इस पर साइन कर देते हैं, लेकिन वहाँ की जो सॉरी जो सीनेट है वो उस पर साइन नहीं करती है। ऐसे में ये लागू नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब जो ये लीग ऑफ नेशन है, ये कमज़ोर था, ये काफ़ी कमज़ोर ऑर्गनाइज़ेशन बना था और इसके अंदर जो देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे, वो अपनी मनमर्ज़ी चला रहे थे, जैसा वो चाहते थे वैसा ही वो कर रहे थे। वैसा ही वो कर रहे थे और एक बड़ी बात ये भी है कि जापान जैसे देश है, जर्मनी जैसे देश है, वो लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहे थे। जब हिटलर पावर में आते हैं, तो हिटलर लगातार पावर बढ़ा रहे थे। मुसोलिनी, इटली की हम बात करें, तो वो भी लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहे थे और ये कुछ भी नहीं कर रहा था। देखिए आप इस डायग्राम को आप देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम है, इसको अच्छे से कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या दिखाई देता है और इसी डायग्राम को आप समझ के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हुआ। इसी डायग्राम में सब कुछ छुपा हुआ है, इसको आप ठीक से देखिए कि लीग ऑफ नेशन आखिर फेल क्यों हुआ। तो लीग ऑफ नेशन के फेल होने का कारण एक मैंने बताया कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं था और जो भी देश थे, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा था, लगातार पावर बढ़ा रहे थे। जापान है, जर्मनी है, पावर को बढ़ा रहे थे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। और ब्रिटेन और फ्रांस अपनी मनमर्जी कर रहे थे इस लीग ऑफ नेशन के द्वारा। इसलिए ये फेल होना ही था, ये फेल होना ही था। तो ये काफ़ी कमज़ोर था, इसलिए फेल होना ही था और डिटेल से बाद में हम देख लेंगे। तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया और हम कहेंगे कि 1930 के बाद में एक क्राइसिस आ गया, बड़ा क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया जिसको हम आर्थिक मंदी कहते हैं 1929 का। जब ये आ गया, उसके बाद में चीन के द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण किया जाता है 1939 के अंतर्गत। उसके बाद की यदि हम बात करें तो हिटलर लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहा था, हिटलर की हम बात करें। मुसोलिनी अपनी पावर को बढ़ा रहा था, जापान के अंतर्गत भी कई सारे रूलर थे जो पावर को बढ़ा रहे थे, उधर ये जो चीन वाला एरिया है उस पर आक्रमण कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन कुछ भी नहीं कर रहा था और ये फेल हो जाता है। और ये जो आइडियलिज़्म का जो विचार था ये भी यहाँ पर फेल हो गया। आइडियलिज़्म कह रहा था कि आगे कोई विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन विश्व युद्ध हो जाता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और जो आइडियलिज़्म कह रहा था लीग ऑफ नेशन बनाया उन्होंने, इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे थे, ये सभी फेल हो गया और उसके बाद में थ्योरी आएगी रियलिज़्म की, जो हमने पढ़ ली। ओके? तो रियलिज़्म फिर उसका आंसर देगा कि किस प्रकार से ये फेल हुआ और वो भी एक नया दृष्टिकोण देता है जिस पर हमने बात कर ली। तो ये सब आप सबके समझ में आ गया होगा कि क्या था
क्लासिकल लिबरलिज़्म जिसको आप आइडियलिज़्म भी कहते थे, ये फ़ेल क्यों हुआ? इसमें क्या-क्या गलतियाँ थी? इसमें क्या-क्या कमज़ोरियाँ थी? इन सब पर हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और करते हैं। कुछ नोट लगा लीजिए, अलग से नोट लगा लीजिए आप। अभी जो लिख रहे हो इससे थोड़ा-सा बाहर लिख लीजिए अलग से एक पेज में। स्टिम्सन्स थ्योरी देख लीजिए ये, नोट हमारा पहला है स्टिम्सन थ्योरी या इसको आप स्टिम्सन डॉक्ट्रिन भी आप कहते हो। स्टिम्सन डॉक्ट्रिन इसको कहा जाता है और इसके द्वारा एक सिद्धांत आया था इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन और ये दिया गया था स्टिम्सन के द्वारा ही। ये अमेरिका के एक डिप्लोमेट रहते हैं, स्टिम्सन डिप्लोमेट भी रहे हैं और एक बड़े सचिव के पद पर भी स्टिम्सन रहे हैं। तो स्टिम्सन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया जिसको हम स्टिम्सन डॉक्ट्रिन कहते हैं। थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि स्टिम्सन डॉक्ट्रिन आया क्यों? जैसे हमने बात किया ये जो केलॉग ये जो ब्रांड वाला जो हमने पैक्ट की बात किया 1928 वाला 1928 वाला हमने बात किया और उसमें कहा गया कि सैनिक है जो लगातार अपना जो कई सारे स्टेट है वो लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, उनको अपना स्टॉप करना होगा। लेकिन लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 1931 के अंतर्गत जापान के द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और अपने अधीन शामिल कर लिया। मंचूरिया वाला क्षेत्र ये जो चाइना देख लीजिए आप ये कहाँ पर है? जैसे ये वाला क्षेत्र है चाइना की हम बात करें और यहाँ पर हो जाएगा कोरिया वाला क्षेत्र, यहाँ हो जाएगा जापान वाला और यहाँ हो जाएगा पूरा यूएसएसआर। तो ये जो क्षेत्र है, ये मंचूरिया वाला क्षेत्र था और यहाँ पर जापान की सेनाएँ आती है और अपने क्षेत्र के अधीन कर लेती है, अपने अंदर मिला लेती है और फिर यहाँ पर स्टेमसन डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है। स्टेमसन डॉक्ट्रिन है जो अमेरिका के स्कॉलर है, यहाँ के सचिव भी रहे, सेक्रेटरी रहे, बड़े पद पर स्टेमसन उनके द्वारा कहा गया कि कोई देश दूसरे पर आक्रमण करके ये जो क्षेत्र अपने अधीन मिला लेगा, हम उसको मान्यता नहीं देंगे। स्टिम्सन थ्योरी क्या है? किसी राज्य के द्वारा दूसरे राज्य पर बल का प्रयोग करते हुए, पावर का प्रयोग करते हुए यदि आप उसको अपने अधिकार में लेते हो, तो हम उसको मान्यता नहीं देंगे। इसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टिम्सन। इसको पढ़ लीजिए, आप रीड कर लीजिए। तो इस सिद्धांत को सबसे पहले कब लाया गया? ये क्या लिखा 1933 में जापान द्वारा मंचूरिया पर आधिपत्य ये डेट्स ठीक कर लीजिए 1900 कर लीजिए हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं स्टिम्सन डॉक्ट्रिन कहते हैं। स्टिम्सन ने ये घोषणा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसी ऐसी संधि, प्रदेश, प्राप्ति या स्थिति को मान्यता नहीं देगा जो बल प्रयोग से उत्पन्न की गई है। इस प्रकार का जो क्षेत्र है मंचूरिया वाला जो कि 1933 में आता है, वो आपने किया वो सही नहीं है। आपने बल का प्रयोग करते हुए आपने उसको अधीन किया है। इसलिए अमेरिका उसको मान्यता नहीं देगा। ऐसी बात स्टिम्सन के द्वारा कही गई, इसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टिम्सन, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन ये इसको कहा जाता है। इसको नोट कर लिया आपने? और अगला पॉइंट है इसमें अल्फ्रेड ज़िमन, ये भी आप नोट कर लीजिए। अल्फ्रेड ज़िमन आप नोट कर लीजिए और इनका महत्वपूर्ण बुक है द लीग ऑफ नेशंस एंड द रूल ऑफ लॉ 1936 ये बुक आपको ध्यान में रखनी है और ये जो बातें हैं उदारवाद को आदर्शवाद भी कहा जाता है। उदारवाद की आलोचना के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यथार्थवाद के विचारों ने इसका शब्द का प्रयोग किया, ये सब हमने देख लिया है। तो ये आपका लिबरलिज्म का विचार एक बेसिक्स बेसिक्स अभी कंप्लीट हुआ, न्यू लिबरलिज्म हम पढ़ेंगे और फंक्शनलिस्ट जो अप्रोच है वो भी हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना रहेगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से। टाइम इसमें लगेगा पढ़ाने में केवल 2 ही यूनिट में टाइम लगता है। पहला यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशन और दूसरा है वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी और इंटरनेशनल रिलेशन 2 को ही पढ़ाने में टाइम लगता है। बाकी तो ऐसे ही हो जाते हैं 10-10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। जैसे फॉरेन पॉलिसी छोटा-सा टॉपिक है, ऐसे ही घूमते-फिरते हो जाएगा वो तो 10 दिन के अंतर्गत। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इंटरनेशनल रिलेशन में और वेस्टर्न जो फिलॉसफी हम पढ़ेंगे उसमें काफ़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे और बाकी में टाइम नहीं लगता, उसमें समझाने वाला कम होता है, जिससे वो आसानी से कवर हो जाता है। एक पॉलिटिकल थ्योरी में भी थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बाकी किसी में टाइम नहीं लगेगा। तो 3 यूनिट्स में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी में कम। तो इसको आराम से पढ़िए। ऐसा इसके लिए परेशान मत होइए कि ये कब तक होगा, इतना सब बताओगे तो ये होगा कि नहीं होगा, इस पर ध्यान मत दीजिए, सब हो जाएगा।
इसी में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं क्योंकि आप सबके लिए नया होता है, समझने में प्रॉब्लम होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। बाकी जब हम पढ़ेंगे, दूसरे यूनिट्स हम पढ़ेंगे, वो तो ऐसे ही कर लेंगे, जैसे फ़ॉरेन पॉलिसी ऐसे ही स्पीड के साथ में हम कर लेंगे, उसमें समझाने वाला ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है और इसके साथ में कुछ बातें आपको और भी बताई जा रही हैं, जैसे घटनाएँ आपको अभी बताई गई। 1933 के अंतर्गत ये मंचूरिया वाला हमने बताया। ओके, उससे पहले भी हम कई सारी घटनाएँ आप सबको बता चुके हैं, उनको भी नोट करते जाइए, घटनाओं से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में। थ्योरी से क्वेश्चन है वो इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं आएँगे, कुछ एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं आते हैं और कुछ एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाते हैं और कुछ में इन ये जो घटनाएँ हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सबको आपको नोट करते हुए चलना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको नोट करता है, हर बात आपको नोट करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और जैसा आपको ठीक लगे बाद में। तो ओके, अभी के लिए इतना है, ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।